नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी पुनः आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, हम डीएलईडी एग्जाम के लिए जो आपका बीएसटीसी वाला एग्जाम है उसके लिए एक जो सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड करके, शिक्षण अभिक्षमता करके या शिक्षण अभिरुचि करके जो आपका सब्जेक्ट है, उसके प्रत्येक टॉपिक को क्वेश्चनों के माध्यम से, दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से या जो अच्छे क्वेश्चन है उनके माध्यम से एक एक टॉपिक का यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपके लिए एक क्लास गागर में सागर सिद्ध होने वाली है। लगभग दोस्तों आप इस क्लास से जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ वो सारे की सारे क्वेश्चन व्यवहारिक क्वेश्चन है, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है। बिल्कुल एकदम एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज है। ठीक है दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ये जो क्लास है ये डेडिकेटेड है दोस्तों बीएसटीसी 2000 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड करके जो आपका पोर्शन है, जो आपका सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सेगमेंट को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। 150 नंबर का मामला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जितने भी विद्यार्थी आपके साथी हैं उनको क्लास से जल्दी जोड़ दो, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करो। हम बात करने वाले हैं आज दोस्तों शिक्षण अधिगम की क्लास नंबर 2 है। जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया है, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन की चर्चा की है और 20 क्वेश्चन का मामला है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन की चर्चा करता हूं, तो लगभग 80 से 100 क्वेश्चन की अप्रोच आपके पास सेट होने वाली है क्लास में। ध्यान रखना, आज ये दूसरी क्लास है। टॉपिक क्या है? अधिगम से संबंधित हम दूसरी क्लास लेकर आए। लास्ट क्लास में मैंने शिक्षण अधिगम के सामान्य क्वेश्चनों की चर्चा की। अब दोस्तों थोड़े से अच्छे क्वेश्चन का समावेश लेकर आया हूं। क्लास नंबर 2 है, महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चल रही है, मतलब एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं एक बात बता देता हूं, जितने भी विद्यार्थी नए हैं दोस्तों, यदि आप क्लास रेगुलर अटेंड करते हो ना, तो पूरे 50 क्वेश्चन निश्चित मान लेना, आप पूरे की पूरे 50 क्वेश्चन सही कर सकते हो एग्जाम में। आपकी अप्रोच एकदम सेट हो जाएगी एग्जाम के लिए। आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आपको भी क्वेश्चन को पढ़ना है, मैं चारों विकल्पों को पढ़ूंगा, तो आपको जो भी विकल्प सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में उस विकल्प में दोस्तों आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लेके आंसर लिख सकते हैं। आया समझ में? लास्ट क्लास में मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, तो आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं। ये कहता है साहब, आप है ना पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? आप एक कक्षा में पढ़ाने जाते हो, आप अध्यापक हो, तो आपका जो ध्यान है ना वो आपका दोस्तों मनोवैज्ञानिक किस तथ्य पर सबसे ज्यादा रहना चाहिए? तो एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? शिक्षण तकनीक पर होना चाहिए। जब आप पढ़ाने जाते हो तो आपकी शिक्षण तकनीक बेहतर होनी चाहिए। ठीक है साहब, मान सकता हूं। ये हो सकता है शारीरिक क्षमता पर। शारीरिक क्षमता से आपका कोई मतलब नहीं है। आप दोस्तों कितने शक्तिशाली हो, आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कितने शक्तिशाली से कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता पर। ये ज्यादा सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है आपको प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है आपको प्रत्येक बच्चे की सोच को ध्यान में रखना होगा, आपको प्रत्येक बच्चे की समझ को ध्यान में रखना होगा, इसके आधार पर आपको अध्यापन करवाना होगा। तो यहाँ दोस्तों मनोवैज्ञानिक तथ्य जिसको ध्यान में रखा जाएगा वो कौन सा है? व्यक्तिगत विभिन्नता। पारिवारिक स्थिति से भी आपका कोई मतलब नहीं है, कौन सा बच्चा कैसा परिवार है, ये आपका थोड़ा सा कम टॉलरेट करने वाला विषय है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ ज्यादा सही कौन सा होगा? आप व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दोगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताने वाला हूं। आपको पता चल जाएगा कि यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना तो विकल्पों को पढ़ के ही क्वेश्चन किया जाता है। ये सब्जेक्ट ऐसा है, जब तक आप चारों विकल्प नहीं पढ़ोगे ना तब तक आप क्वेश्चन को करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हो। आनंद फानंद में किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, क्योंकि यहाँ जो पैटर्न है ना, पैटर्न यही है कि आपको चारों विकल्पों में से जो सबसे बेहतर विकल्प है ना उस विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? अच्छा बताओ, यदि एक शिक्षक ये समझता है कि आपकी क्लास में जो लड़के पढ़ते हैं ना वो कहीं ना कहीं गणित वाले विषय में लड़कियों से ज्यादा होशियार है, तो यहां पर कहीं ना कहीं वो लिंग पक्षपात की बात कर रहा है। लड़कों को लड़कियों से बेहतर मान के चल रहा है, तो उसके दिमाग की थिंकिंग है ना वो लिंग पक्षपात वाली बनी हुई है। तो यहां देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखो पहला ही ऑप्शन ये निश्चित तौर पर क्या दर्शाता है कि वो शिक्षक का जो भी सोचने का दायरा है ना वो लिंग पक्षपाती है।
आया समझ में? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस कक्षा में पढ़ाने जाओ, आपके लिए लड़के और लड़कियां सामान्य तौर पर एक जैसे होने चाहिए। आपको ये समझाना होगा कि मैं जितना एफर्ट लड़कों के लिए करता हूं, उतना ही एफर्ट मुझे लड़कियों के लिए करने की आवश्यकता है। इसका मतलब लड़के और लड़कियों को समान मान के आपको कक्षा में अध्यापन करवाना है। और आप पहले से मान के चलोगे कि लड़के ज्यादा होशियार है, लड़कियां कम होशियार है, इसका मतलब आपके मन में लिंग पक्षपातता डिपेंड करती है। आपके मन में दोस्तों लिंग पक्षपातता बैठी हुई है। अगले क्वेश्चन की देखो, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण है, नीतिकारता है, ये सबसे बढ़िया कौन सा है? लिंग पक्षपाती है मस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। उसने कहा है कि अध्यापक है, अध्यापक क्या है? लिंग पक्षपाती है। क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? एक शिक्षक का साधन संपन्न होना चाहिए। आप कक्षा में पढ़ाने जाओ ना, तो आपका साधन संपन्न होना चाहिए। किन सामग्रियों में? देखते हैं अभी क्या कहता है। उसको पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए। जो शिक्षक पढ़ाने जाता है ना, बालकों को उससे ये मतलब नहीं होता है कितना रिच पर्सन है, ये कितना कमाता है, बालकों के इससे कोई मतलब नहीं है। बालकों को केवल विषय वस्तु से मतलब होता है। आगे चलें, देखो ये सही नहीं है भैया। शिक्षक संपन्न हो ये कोई जरूरी नहीं है। उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके उच्च अधिकारियों से अच्छे ज्यादा संपर्क होने चाहिए। बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आपको पढ़ाना है, उच्च अधिकारियों से संपर्क होना बच्चों के लिए कोई लाभदायक बात नहीं है। आगे क्या कह रहा है? उसे विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त, उसमें है ना, विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा ना, विद्यार्थियों के बीच आप विषय वस्तु को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, विद्यार्थियों की समस्याओं का आप कैसे समाधान करते हो, ये सबसे बेहतर विकल्प होगा। तो दोस्तों यहां पर कौन सा है? उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये क्या कह रहा है अगला? विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आप जब पढ़ाने जाओगे ना, तो उस क्लास के आप सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाओगे विद्यार्थियों की नजर में, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए आप सम्मानजनक हो। समझना इस बात को। लेकिन आपके लिए सबसे बेहतर क्या है? आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप विद्यार्थियों की समस्याओं का क्या करें? समाधान करें। उनका पर्याप्त ज्ञान आपको होना चाहिए। अगला ऑप्शन क्या कहता है? अगला ऑप्शन कह रहा है साहब, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? जब, जब का मतलब है सिचुएशन बताओ क्या है? वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये तो सही है। बच्चे प्रभावी रूप से सीख सकते हैं जब वो अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते हैं ना, और अलग अलग कार्य करते हैं। साहब ऐसा भी हो सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं, मतलब गतिविधियों में भाग ले रहा है और सक्रिय रूप से उनमें कार्य करता है। आगे देखो, ये वाला तो सही है। और देखें और कोई इससे बेहतर है क्या? शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं बच्चे के पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो कक्षा में पढ़ाने जाओगे तो आपको नियंत्रण तो करना ही है। वे पाठ्य पुस्तक की तथ्यों को ये पाठ्य पुस्तक के तथ्यों को याद करना तो रटना हो गया। बच्चों को आप रटने पर डिपेंडेबल नहीं छोड़ोगे, तो ये ज्यादा सही नहीं है। जब रटने की बात हो ना, तो ज्यादा बेहतर नहीं माना जाएगा। वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए ये नकल करना भी सेम वही है। तो सबसे बेहतर कौन सा है? जो बालक है ना, वो आपकी कक्षा की गतिविधियों में भाग लें और सक्रिय रूप से कार्य करें। आए समझ में? ये सबसे बेहतर होगा यदि आप प्रभावी रूप से सिखाते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, आगे क्या कह रहा है? प्रश्न के बाद पूछने से रोकना चाहिए। आपको कक्षा में कभी भी बालकों को प्रश्न पूछने से नहीं रोकना है। ये तो कतई सरासर गलत है, पहले ही विकल्प में गलत कर दिया मैंने। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये ज्यादा सही लग रहा है। आप बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। यदि किसी को समस्या है तो पूछो, क्या समस्या है, आप पूछ सकते हो। तो निश्चित है आपको बालकों की समस्याओं को दूर करना है। तो समस्याओं को दूर तो तब करोगे जब बालक आपको समस्याएं बताएगा। तो कहीं ना कहीं बालक को प्रश्न पूछने के लिए आपको प्रेरित करना होगा। आगे क्या कहता है? पूछने के लिए हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब होता है बालक ने कैसे करके एक प्रश्न पूछा और आपने कह दिया बैठ जाओ तुम्हें कुछ नहीं आता, तो हतोत्साहित करना नहीं है आपको, ये भी गलत है। पूछने की अनुमति नहीं देनी है, ये भी गलत है। तो बालक को प्रश्न पूछने के लिए आपको क्या करना है? प्रेरित करना है। शाबाश, यदि किसी को कोई समस्या आ रही तो पूछो। आए समझ में? अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है साहब, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करवाते हैं। इसकी सही भी विवेचना कीजिए। मैंने आपको बताया यदि शिक्षक है ना, लड़की और लड़की में भेद करके चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लैंगिक पक्षपाती है या लैंगिक रूढ़िवादिता को जन्म देता है। अब देखते हैं अपन कौन सा ऑप्शन क्या कहता है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आप जब पढ़ाने जाते हो ना, तो आपको तो दोनों को ही नियंत्रण में करना है। आपको विषय वस्तु पढ़ानी है तो कक्षा को नियंत्रित करना आपका कर्तव्य है। आगे चलो, मतलब ये सही नहीं है।
अगला ऑप्शन देखें क्या कहता है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती है। ऐसा कुछ नहीं है, सबका आईक्यू लेवल है ना ईश्वर ने बिल्कुल बराबर का तय किया गया है। दोस्तों कौन कितना गेन करता है ये उस बच्चे पर ही डिपेंड करता है, वो किस एक्यूरेसी से पढ़ता है। ये भी सही नहीं है भैया, ऐसा नहीं है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों की जो शैक्षिक क्षमताएं ज्यादा, ये गलत है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधानों की आवश्यकता है। ऐसा थोड़ी है कि लड़कों की तुलना में जो लड़कियों को ज्यादा कुछ आपको देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। यह शिक्षण में लैंगिक पक्षपात का एक उदाहरण है। यदि ऐसा होता है कि आप ये मानते हो कि लड़के ज्यादा होशियार है लड़कियों से, तो आप है ना वो कहीं ना कहीं दोस्तों लैंगिक पक्षपात को जन्म दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा होगा, ये एक लैंगिक पक्षपात का उदाहरण है। आप लड़कियों लड़कियों में भेद करते हो ना, तो वो लैंगिक पक्षपातता या लैंगिक रूढ़िवादिता कही जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। अच्छा पुलिस, ये जो है ना पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण यदि समाज करता है ना, तो देखो लैंगिक रूढ़िवादिता तो है ही है, क्योंकि महिला और पुरुष की यदि आप अलग अलग, महिला और पुरुष को अलग अलग रखते हो, उनकी भूमिकाओं का निर्धारण करते हो, तो लैंगिक रूढ़िवादिता तो है। लेकिन ये समाज करता है तो ये सामाजिक लैंगिक रूढ़िवादिता होगी। देखिए अपन क्या कहता है, लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, ऐसा कुछ नहीं। लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, किसी को पता नहीं चलता भाई कोई अंतर्यामी नहीं कि लड़का होगा या लड़की। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ये मैंने कहा लैंगिक रूढ़िवादिता है, लेकिन समाज यदि कर रहा है ना तो लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। बात समझ में आई क्या? यहां सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। समाज कह रहा है इस बात को तो ये गलत बात कह रहा है, ठीक है, समाज का अवतरण माना जाता है इसको, ये गलत है। समाज के द्वारा बात कही जा रही इसलिए लैंगिक मैंने इसको सामाजिक अवतरण माना, ये ऑप्शन ज्यादा सही है। अगला देखें क्या कहता है, कक्षा में, आपकी जो कक्षा है ना उस कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं साहब, ठीक है, और वो खेल खेलने के कालांश में उन्हें आप क्या कहोगे, आप क्या कार्य करोगे? तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें। आप ऐसा नहीं करोगे, कोई भी आपकी यदि कक्षा में 5 विकलांग बच्चे हैं तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप एक कोने में बैठ जाओ इन बच्चों को खेल को देखते रहो, ऐसा नहीं होगा। आगे देखें, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर लगता है। भले ही वो बच्चे विकलांग हैं लेकिन उनको मानसिक रूप से तुम खेल के लिए तैयार कर सकते हो कि आप भी ऐसा कर सकते हो। यदि कोई बच्चा है ऐसा है जो बैसाखियों की सारे खेल सकता है तो बैसाखियों की सारे खेलने के लिए कह सकते हो। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो सामान्य तौर पर एक हाथ से विकलांग है तो कहीं ना कहीं आप उसको ऐसा खेल बता सकते हो कि भैया ऐसे खेल लो। बच्चों के साथ खिलाने के लिए आपको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। जब भी प्रोत्साहितता का भाव आता है ना तो वो ज्यादा बेटर माना जाएगा शिक्षक के लिए, ठीक है भैया। केवल आंतरिक खेलों में ऐसा कुछ नहीं है, केवल ऐसे थोड़ी उनको निश्चित कर दोगे तुम, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर थोड़ी डालोगे, उनको प्रोत्साहित कर सकते हो। जोर डालने का मतलब होता है तुम खेलो, और प्रोत्साहित का मतलब होता है तुम ऐसा कर सकते हो, तुम इनके साथ खेल सकते हो। तो ज्यादा बेटर दोस्तों प्रोत्साहित करना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29। मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के, मध्याह्न का मतलब होता है जब आपका लंच होता है ना तब भोजन किया जाता है, तो मध्याह्न भोजन है। मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जातियों के विद्यार्थियों के साथ, उच्च जाति के जो विद्यार्थी हैं ना वो निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति पे भोजन करने से यदि इनकार करते हैं, एक पंक्ति में भोजन करने से क्या कर इनकार करते हैं, उच्च जाति के बच्चे है ना वो निम्न जाति के बच्चों के साथ यदि भोजन करने से इनकार करते हैं ना तो आपको क्या करना होगा, ये आपको क्वेश्चन बता रहा है। देखो क्या कहता है, आप पृथक व्यवस्था करेंगे, पृथक व्यवस्था थोड़ी करनी है कि तुम तो उधर बैठ जाओ तुम उधर बैठ जाओ, तो ये तो कहीं ना कहीं आप विभेद कर रहे हो उनमें, उनमें पहले से ही जो फूट पड़ी हुई है ना उस फूट को और मजबूती दे रहे हो। वो बालक अलग अलग पंक्तियों में बैठना चाहते हैं, आप कह रहे हो कि हाँ बैठ जाओ, अलग अलग बैठ जाओ। आप उच्च अधिकारियों से क्या निर्देश प्राप्त करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर आपकी भूमिका क्या है, यदि उच्च अधिकारी ही काम करेंगे तो आपकी भूमिका क्या रहेगी फिर? अगला देखते क्या कहता है, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए सहमत करेंगे, उनको समझाएंगे कि उच्च जाति और निम्न जाति कुछ नहीं होती, आप सभी सामान्य बच्चे हो, हमारे विद्यालय में आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, उच्च जाति और निम्न जाति से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, सबको समान भाव से समझाकर, और आपको दोस्तों उनको पहले सेटिस्फाइड करना होगा और आपको कहना होगा कि आप एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, आनंद आएगा। यदि सब एक साथ बैठकर भोजन करोगे ना तो कहीं ना कहीं और बेहतर आनंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 ज्यादा सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? देखो ये क्या कह रहा है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाएगा। ये महत्वपूर्ण चुनौती कुछ नहीं है, विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाना ये कोई चुनौती वाला काम नहीं है, ये गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना ये सबसे जरूरी होता है। बालकों के सामने आप शिक्षण किस प्रकार से करते हो कि बालक आनंद आनंद में सीख जाए। इसका मतलब है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि आप शिक्षण प्रक्रिया को आनंदपूर्ण बनाओ। सभी बच्चों के आनंद आनंद में यदि समझ में आ जाए ना, यदि खेल खेल में कोई चीज समझ में आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब है सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। कक्षा में अनुशासन आप बनाओगे, प्रश्न पत्र तैयार करना ये आपके काम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को आनंदपूर्ण बनाना। क्वेश्चन नंबर 31 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए आपको एक शिक्षक है, आप एक शिक्षक हो, आप जेंडर रूढ़िवादिता से बचना चाहते हो तो आप क्या करोगे? लड़के एवं लड़कियों को अपारस्परिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अपारस्परिक का मतलब होता है उनको अलग रखने से बचो कि लड़के अलग हो जाओ लड़की अलग हो जाओ, ऐसा नहीं रखना है। यदि आपको जेंडर रूढ़िवादिता से बचना है ना तो उनको एक साथ रखना होगा। आया समझ में? तो आपके लिए ये कार्य सबसे बेहतर हो सकता है। और भी देखें, अच्छे लड़के और अच्छी लड़की और अच्छा लड़का कहकर उनको अच्छे कार्य करने की सराहना करनी। यदि आप ये कहते हो तुम लड़की अच्छी हो तुम लड़की अच्छी हो तो विभेद कर रहे हो, लड़के अच्छे लड़की अच्छी तो कहीं ना कहीं विभेद कर रहे हो, एक साथ जोड़ो उनको, तो ये ज्यादा सही नहीं है। ये क्या कह रहा है? कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कों को निरुत्साहित करेंगे कि लड़कियां कुश्ती में भाग नहीं ले सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जेंडर रूढ़िवादिता से यहां बचना है और आप यहां जेंडर रूढ़िवादिता को जन्म दे रहे हो, इसका मतलब ये भी गलत है। लड़कों को जोखिम उठाने के लिए निर्भीक बनने के लिए आप प्रोत्साहित करोगे, आप भले ही प्रोत्साहित कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कोई टास्क सबके लिए समान है, लड़कों को भी उतना ही जोखिम है किसी कार्य में जितना लड़कियों को है, इसका मतलब आप जेंडर रूढ़िवादिता से बचना चाहते हो। ये कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को जन्म देने वाले विकल्प हैं। और पहला विकल्प जिससे आप जेंडर रूढ़िवादिता से बचने का प्रयास करते हो तो ऑप्शन नंबर 1 ज्यादा सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। आप एक शिक्षक का हो और आपकी कक्षा में मान लो कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? आप बच्चों को क्या स्टेटमेंट दे सकते हो? आप बच्चों से क्या कहोगे यदि आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे हैं? तो आप कहोगे पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं। आप कहीं ना कहीं उनको हतोत्साहित करो। यदि ये कहोगे ना कि जो बच्चे विकलांग है वो अन्य दूसरों की सहायता से चल के जाओ, तो ये कहीं ना कहीं उनको हतोत्साहित करने वाली बात होगी, ये गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में की गई व्यक्तिगत गतिविधियां, व्यक्तिगत गतिविधियों का मतलब होता है उनको अलग अलग बांट रहे हो आप। जो विकलांग वाले बच्चे हैं ना या विकलांग बच्चे हैं उनको आप कह रहे हो कि तुम अलग खेल खेलो, सही बच्चे अलग खेल खेलो। व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत गतिविधि का मतलब होता है अलग अलग गतिविधियां करना, तो आप अलग अलग गतिविधियां करने के लिए उनको प्रेरित नहीं करोगे। अगला क्या कहता है? अगला कह रहा है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? जैसे मान लो आपकी क्लास के सामान्य बच्चे बाहर ग्राउंड में खेल रहे और एक कोई बच्चा है या जो क्लास में कहा है कि कुछ बच्चे शारीरिक विकलांग हैं, तो इनमें से एक बच्चा मोहन है, तो हम क्या कहोगे? अरे मोहन तुम उन बच्चों के साथ खेलने क्यों नहीं जाते? आप अपनी बैसाखी का उपयोग करो, उनके साथ खेल का आनंद लो। तो आपके लिए ये स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है कि आप मोहन को कहो कि आप जाओ अपनी बैसाखी का सहारा लो और अन्य बच्चों के साथ खेलो। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये ज्यादा बेहतर उपयोग होगा, ये ज्यादा बेहतर आपको कार्य करना होगा, ये आपको कहना होगा। ये पोलियोग्रस्त बच्चे ये गाना प्रस्तुत करेंगे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी कि ये बच्चे ये गाना सुनाएंगे, तो ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक सह शिक्षा कक्षा में शिक्षक लड़कों से यह कहता है लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। तो ये देखो, लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। जब जब लड़के और लड़की, पुरुष और स्त्री में विभेद की बात होगी ना तो वो कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता या लैंगिक पक्षपातता की ओर संकेत करता है। तो देखते हैं क्या कहता है। जातीय भेद का परिचायक है, लड़के और लड़कियों को साथ बैठाकर एक अच्छा उदाहरण देंगे। लड़के और लड़कियों को रूढ़िवादिता धारण करने के लिए प्रकट करते हैं। मैंने कहा ना लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादिता धारण करने का प्रकट करते हैं।
लड़के बनो लड़कियों की, ये क्या कह रहा है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो कहीं ना कहीं आप रूढ़िवादिता को जन्म देते हैं। यदि आप ये कहते हैं ना, तो आप लड़के और लड़कियों के बीच रूढ़िवादिता को क्या दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। ये आपको यहां पर ज्यादा बेहतर लगता है, आपका ये टिप्पणी है, ये टिप्पणी ये सुझाती है, ऐसा है। अगला पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। एक शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य क्या है। जब टीचर ट्रेनिंग, जब शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है ना, तो उसका मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, शिक्षक को प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है, इसका मूलभूत उद्देश्य आपको बताना है। छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, अच्छा है, छात्रों को पहचानने की आपको योग्यता विकसित करने के अवसर दिए जाते हैं वहां पर। शिक्षकों में आवश्यक कौशल, देखो आवश्यक कौशल विकसित करना है। जब शिक्षकों में आवश्यक कौशल किससे विकसित किए जाते हैं, टीचर ट्रेनिंग के द्वारा ही, शैक्षिक प्रशिक्षण के द्वारा ही, आपके द्वारा या आपके अंतर्गत है ना, वो कौशल विकसित किए जाते हैं जिससे आप बालकों की योग्यता को पहचान सको। ये शिक्षकों की पूर्ति, ये गलत है। ज्यादा बेहतर कौन सा है, शिक्षकों के आवश्यक कौशल विकसित करना। और देखता हूं इसमें ऑप्शन चौथा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं होगा। एक तो है इनमें से कौन सा, शिक्षण कौशल का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए श्याम पट्टकार सुंदर व सुस्पष्ट कलात्मक लिखाई दे, ये तो हो सकता है। अगला देखें, श्याम पट्टकार की विषय सामग्री महत्वपूर्ण है, जो आप लिख रहे हो वो विषय महत्वपूर्ण हो सकता है। श्याम पट्टकार विस्तार पूर्वक किया जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी आप छोटे से स्टेटमेंट में पूरा बोर्ड भर दोगे, तो ये तो गलत है। लेकिन ये दोनों सही हो सकते हैं, ये दोनों क्या हो सकते हैं, सही। आगे पढ़े, श्याम पट्टकार संक्षेप में, ये सबसे जरूरी है। जब आप बोर्ड पर काम करने जाओ ना, तो आपको कहीं ना कहीं बच्चों को शॉर्ट एंड स्वीट रूप से समझाना होगा। कहीं ना कहीं श्याम पट्ट पर ऐसा कार्य करो कि कम जगह में आप बच्चों के लिए अधिक रिप्रेजेंटेशन दे पाओ, क्योंकि श्याम पट्ट के साथ ऐसी तो नहीं है कि पूरी दीवार पर श्याम पट्ट हो। आपके पास एक निश्चित साइज का श्याम पट्ट होगा और उस पर ही आपको सभी विषयों को समझाना है। जो भी आपके पास विषय वस्तु है ना, उस पर ही आपको समझाना है। तो आपको कहीं ना कहीं कम कहीं ना कहीं श्याम पट्ट का बेहतर उपयोग करना होगा। और कार्यों को कैसे करना होगा, संक्षेप। सही तो ये भी है, लेकिन ये तो ऐसे हो गया कि आप पेंटिंग्स बनाओगे, कलात्मक कार्य करोगे, विषय वस्तु को महत्वपूर्ण मान रहे हो। लेकिन सबसे बेहतर कौन सा है, श्याम पट्ट कार्य संक्षेप में किया जाना चाहिए। वो कहे इस बात को रहा है। निम्न में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। देखो व्याख्यान विधि में है ना, एक अध्यापक जब व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ाता है, तो उसमें अध्यापक पहले से विषय वस्तु को तैयार करके लाता है, बालकों के सामने उसको प्रस्तुत करता है और पूरा टॉपिक पढ़ा देता है। तो ये होती है व्याख्यान विधि। इसमें देखना, तैयारी करके लाएगा, उसका प्रयोग करेगा, प्रयोग करने का मतलब है बालकों के सामने विषय वस्तु को रखेगा, उसका प्रस्तुतिकरण करेगा। लेकिन इसमें मूल्यांकन नहीं होता साहब। व्याख्यान विधि में है ना, टीचर पढ़ा के चला जाता है, बालक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो बालकों को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं करता है। व्याख्यान विधि का मतलब होता है मैंने अपनी पूरी रामायण आपके सामने रख दी, आया समझ में, और एक बार भी आपको मैंने अवसर प्रदान नहीं किया आपको क्या समस्याएं आ रही हैं। इसका मतलब इसमें मूल्यांकन के लिए कोई स्थान नहीं है। यहां पूछा है व्याख्यान विधि का पद नहीं है, तो दोस्तों मूल्यांकन व्याख्यान विधि का पद नहीं है। आप तैयारी करके लाओगे, आप उसका प्रयोग करोगे, आप उसका प्रस्तुतिकरण करोगे, लेकिन यहां मूल्यांकन के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है साहब, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षण प्रक्रिया के 3, अच्छा ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस का कितना लाभ मिला है। ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर कार्य करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। वो 3 प्रमुख अंग कौन कौन से शैक्षिक प्रक्रिया में? उद्देश्य, शिक्षक और मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, मूल्यांकन। लेकिन यदि तुम देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए और उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो मुझे दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 3 ज्यादा बेहतर लगता है। विद्यालय, समुदाय, सरकार, ये तो अलग प्रमुख अंग नहीं है, ये अंग हो सकते हैं लेकिन प्रमुख नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? 3। थोड़ा क्विक करते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्टली, अभी 8 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। ये क्या कह रहा है, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तरों की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसा नहीं है। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, ठीक है, हो सकता है। छात्र अध्यापकों की संख्याओं का समाधान करे, अच्छा हो सकता है।
छात्र अध्यापक की, ये तो गलत है। छात्र अध्यापक की शंकाओं का समाधान नहीं, छात्र की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? अध्यापक। अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। बालक है ना, उसको भी प्रश्न पूछने का अवसर दें और आप भी बालक से प्रश्न पूछें। ये बेहतर शिक्षण की टेक्निक्स हैं, तकनीक है। इसका मतलब बेहतर प्रणाली कौन सी है? अध्यापक बालक से प्रश्न पूछे और बालक के मन में जो समस्या है उन प्रश्नों को बालक अध्यापक से पूछ सकता है। आगे चलना, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? पहले चरण की बात कर रहा है। आप जब क्लास में पढ़ाने जाओगे ना, तो सबसे पहला काम कौन सा होगा? ये क्या कह रहा है? पहले से आप योजना बना के लाओगे। आप पढ़ाने गए हो और आप पहले से योजना बना के लाते हो कि मुझे ये पढ़ाना है, मुझे इस टॉपिक को यहां से चालू करना है, तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि बालकों को कितनी जानकारी इस टॉपिक के बारे में है। सबसे पहला जो कार्य होगा वो होगा, आप जब पढ़ाने जाते हो ना, तो आपको बालकों के बारे में जानना होगा। बालकों को विषय वस्तु के बारे में कितनी चीजें आती हैं, बालकों का विषय वस्तु के प्रति कितना ज्ञान है। तुम्हें जैसे मैंने अधिगम पढ़ाया, तो पहले मुझे ये जानना होगा आपको अधिगम के बारे में कितना आता है। बालकों के बैकग्राउंड को जानना आवश्यक है। ऐसा हुआ, मान लो मैं अधिगम से संबंधित सामान्य चीजें लेकर आया, वो बालकों को अच्छे ढंग से आती है, तो मेरी जो योजना है ना वो काम करेगी क्या? मुझे पहले बालकों से जानना होगा और जानने के बाद यदि योजना बनाऊं तो वो ज्यादा बढ़िया है। इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थियों के किसको जानना होगा? बैकग्राउंड को जानना होगा। आए समझ में? योजना आप पहले से बना के लाओगे, काम नहीं करेगी। पाठ्य सामग्री को सुसंगठित, ये तो आपका कार्य है, जो पाठ्य सामग्री उसको सुसंगठित करना कार्य है। लेकिन सबसे बेहतर कार्य क्या होगा दोस्तों? पहला चरण क्या है? पहले आपको विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणी लिखवाना, छात्रों की परीक्षा के लिए तैयार करना। देखो, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करोगे, टिप्पणी लिखवाने का काम आपका हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सा है? मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना आपका कार्य महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? निम्न में से शिक्षण का परंपरागत साधन है। परंपरागत दो प्रकार के साधन आपको पढ़ने, एक तो परंपरागत होता है, गैर परंपरागत होता है। परंपरागत साधन वे होते हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत होते हैं जो आधुनिक साधन है। तो आप मुझे बताओ, इनमें से परंपरागत साधन कौन सा है? श्याम पट्टकार पहले से चला आ रहा है, परंपरागत है। पाठ्य पुस्तक पहले से चली आ रही, गुरुकुल प्रणाली से पाठ्य पुस्तक चली आ रही है, परंपरागत है। देखो, गुरुकुल शिक्षा थी ना, उसमें कहानियों के माध्यम से सिखाया जा सकता। इसका मतलब ये तीनों ही कौन से हैं? परंपरागत हैं। यदि गैर परंपरागत की बात करूं, जैसे आपके सामने डिजिटल बोर्ड है, ये अभी आया है, तो ये गैर परंपरागत है। आया समझ में? यदि आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ते हो तो ये गैर परंपरागत है। जो आधुनिकता की ओर निर्देश करता है ना, वो गैर परंपरागत, और जो पुराने समय से चला आ रहा है वो परंपरागत होगा। और यहां पर तीनों ही साधन कैसे हैं? परंपरागत, मतलब उपयुक्त तो सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना होगा वह है विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह का ध्यान रखना, विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखना, आवश्यक संसाधन उपयोग उपलब्धि, आर्थिक, ये सबसे ज्यादा बढ़िया है। विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता का ध्यान रखना होगा। कहीं आप ऐसी विधि लेकर नहीं आ जाओ जो बालक उसको समझे ही नहीं। ध्यान रखना, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बालकों की मानसिक और शारीरिक परिपक्वता क्या है, उनके आधार पर ही आप बालकों को पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षक एवं अभिभावक विद्यार्थियों में बुद्धिमत्ता का ज्यादा महत्व देते हैं, आईक्यू लेवल का ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि यह सुसाध्य है। आज्ञाकारी व्यवहार, ऐसा कुछ नहीं है कि आज्ञाकारी व्यवहार में ऐसा होता है। शैक्षणिक सफलता तथा मानसिक मान्यता, ये ज्यादा बढ़िया है। शैक्षणिक सफलता और सामाजिक मान्यता के आधार पर ऐसा आप मानते हो कि भैया एक जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है ना वो ज्यादा बेटर कार्य कर सकता है, ये सामाजिक मान्यता भी ऐसी हो सकती है, तो ये ज्यादा बढ़िया है। कम जोखिम का व्यवहार है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कम जोखिम, आश्रितता का व्यवहार है, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। देखो ये क्या कहता है अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? उसको मेधावी छात्रों का ध्यान ज्यादा केंद्रित करना होगा? नहीं। समान व्यवहार करने का भाव होना चाहिए। भेदभावपूर्ण होना चाहिए? नहीं। उसको कमजोर विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान, देखो ये और बढ़िया है,
यदि आप कक्षा में पढ़ाने जाओ ना तो सबके साथ समान व्यवहार तो करो, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं ना उनके प्रति आपका व्यवहार है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान रखने वाला होना चाहिए। आया समझ में? समान व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा बेटर कौन सा है? समान व्यवहार रखो, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं ना उनको कहीं ना कहीं आपको दोस्तों ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, उनको आपको कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 4 क्या कहता है? विद्यार्थियों का बराबर ध्यान रखना। सभी विद्यार्थियों का बराबर ध्यान रखोगे ना दोस्तों तो यहाँ पर एक छोटा सा भाव ये निकल के आता है जो सेंटेंस नंबर 3 में था। यदि आप सबके साथ समान व्यवहार करोगे ना तो जो कमजोर बच्चे हैं, हालांकि जो होशियार बच्चे हैं ना, जो प्रतिभाशाली है, उन पर तो ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो बच्चे कमजोर है ना यदि उन पर भी तुम सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करोगे ना तो वो कभी भी चीजों को बेहतर रूप से नहीं समझ सकते। जो कमजोर बच्चे ना उनको कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से समझाना होगा और अतिरिक्त दोस्तों आपको प्रयास करके समझाना होगा, तो आपको व्यवहार उनके लिए ज्यादा बेहतर करना होगा। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे? आपकी कक्षा में कोई बालक यदि ध्यान नहीं दे रहा है ना तो दंड देने की बात कतई गलत है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उससे प्रश्न पूछेंगे, उसको ध्यान देने के लिए कहेंगे, उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान दें। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, उसका ना ध्यान आकर्षित करने के लिए आप उससे प्रश्न पूछने लग जाओ। जैसे यदि आपको कक्षा में लगता है ना कोई बालक आपको ढंग से सुन नहीं रहा है, कोई बालक आपकी विषय वस्तु को दोस्तों कक्षा में ध्यान केंद्रित करके नहीं पढ़ रहा है, तो आप उससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लो, जिससे क्या है उसका कोऑर्डिनेशन बन जाएगा आपसे और वो विषय वस्तु के प्रति क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा, एकाग्रचित हो जाएगा। जो सजगता का सिद्धांत है ना, बालकों को समय समय पर सजग करना चाहिए। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप उससे क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों आज वाली क्लास में एक बार फिर से मैं आपके सामने आज 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 2500 की 2500 क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न थे। आपने क्लास यदि पूरी अटेंड की है तो आपने इस क्लास के माध्यम से ये बात ऑब्जर्व की होगी, यहां पर जितने भी क्वेश्चन है ना वो व्यवहारिक क्वेश्चन है। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो विषय है शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि करके टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, दोस्तों ये व्यवहारिक ही विषय है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक शानदार सीरीज दोस्तों आपके सामने मैं लेकर आया हूं। इस सीरीज का आपको लाभ ज्यादा से ज्यादा लेना है, आपको सीरीज से बने रहना है। जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और यदि मेरा प्रयास आपको बेहतर लगता है तो क्लास को आपको लाइक करना है और आपको दोस्तों क्लास तो पढ़नी है लेकिन क्लास को शेयर भी करना है, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ कोई भी बच्चा है या आपका कोई साथी है ना उसको भी क्लास के बारे में बताओ, जिससे उसका कुछ भला हो। आया समझ में? आज तो दोस्तों जमाना है ना वो भलाई का ही तो है। आप इस जमाने में से क्या लेकर जाओगे, उस बात को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, हम भी तो प्रयास आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो, कंटेंट यदि अच्छा है तो क्लास को लाइक करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय श्री श्याम।